हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, रियल साइंस और स्यूडो साइंस के बारे में पढ़ लिया और बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखते हैं बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को बहुत से भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे हम इसके 3 बेसिक ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी, बॉटनी या फाइटोलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। तो बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक जू है मतलब एनिमल्स और दूसरा लॉगस मतलब स्टडी। बात करें बॉटनी की तो सिंगल वर्ड से मिलकर बना है ग्रीक वर्ड के, जिसका मतलब है बोटैनी मतलब प्लांट्स। बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो वेरी स्मॉल या फिर माइन्यूट, बायोस मतलब लाइफ और लॉगस मतलब स्टडी, ठीक है। अब बात करें जूलॉजी की डेफिनेशन की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनिमल बायोलॉजी और जूलॉजी is the field of biology which involves information about different aspects of animals, ठीक है, मतलब कि जीवों के, जंतुओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करने को या फिर जानकारी प्राप्त करने को हम जूलॉजी कहते हैं। फिर बॉटनी के बारे में रहते हैं, बॉटनी या फाइटोलॉजी is the field of biology that involves study about all aspects of plants, ठीक है। तीसरा बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, 0.1 mm या उससे लेस, ठीक है, 0.1 mm या उससे लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फादर, तो बायोलॉजी के और जूलॉजी के फादर अरस्तु को ही माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था अपनी एक बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में, जिसको इन्होंने 1551 में पब्लिश किया था, उसका पहला वर्जन। इस बुक को उन्होंने 3 संस्करण में, 3 वर्जन में इन्होंने इस बुक को निकाला था, हिस्टोरिया एनिमलियम को। इसमें उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को 8 क्लासेस में बांटा था। कितने क्लासेस में, 8 क्लासेस में, 5 मेजर कैरेक्टर के अनुसार, 5 मेजर बायोलॉजिकल कैरेक्टर के अनुसार 8 क्लासेस में इन्होंने अपनी तीनों बुक में बांटा था, इसलिए इनको जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का फादर कहा जाता है, ठीक है। खैर इसकी बात छोड़ें, बाद में पढ़ेंगे। आता है बॉटनी, तो बॉटनी के जो फादर माने जाते हैं हमारे थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर माना जाता है, जो कि अरस्तु के ही शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने भी एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम करके, और इन्होंने भी लगभग 500 पौधों को बांटा और क्लासिफाई किया। उनको कल्टिवेटेड प्लांट्स के तौर पे, वाइल्ड प्लांट्स के तौर पे, वेराइटीज के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगहों पे प्लांट्स पाए जाते हैं, इस हिसाब से। इसीलिए इन्हें बॉटनी का फादर माना जाता है कि सबसे पहला वर्गीकरण पौधों का इन्होंने दिया था विस्तृत रूप से जानकारी अपनी बुक में हिस्टोरिया प्लांटेरम में। फिर बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही माने जाते हैं, जिन्हें 1674 में पहली बार लिविंग सेल हो जाता, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे लुईस पाश्चर, कुछ लोग, या कहीं कहीं आपको लुईस पाश्चर को ही माना जाएगा माइक्रोबायोलॉजी का फादर। अधिकतर जगह माना जाता है लुईस पाश्चर को ही, क्योंकि लुईस पाश्चर जो है वो कोन और रॉबर्ट कोच के साथ, ये तीनों वैज्ञानिकों का बैक्टीरियोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कहीं कहीं आपको लुईस पाश्चर भी देखने को मिल सकते हैं। वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। अब बात करते हैं जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान की, तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है। जूलॉजी और एनिमल बायोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के बारे में अध्ययन करती है या फिर जानकारी प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है, जूलॉजी, ठीक है। या इसकी परिभाषा और भी इस तरह दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with all aspects of animals such as embryonic development, evolution, behavior,
इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देती है, जैसे उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास, उनके बिहेवियर, उनके उद्विकास या फिर उनके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में, वह हमारी क्या कहलाती है, जंतु विज्ञान। अब इनके जनक आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, पढ़ चुके होंगे, अरस्तु। तो अरस्तु ने किया क्या था, बेसिकली अरस्तु ने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलियम जो 1551 में इसका फर्स्ट वर्जन निकाला था। टोटल 3 वर्जन में बुक इनकी थी। इन्होंने क्या किया था, 8 क्लासेस में बांटा था एनिमल को। 8 क्लासेस में बांटा था। कितने एनिमल्स को, लगभग 500 एनिमल्स को 8 क्लासेस में, एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को बांटा था, स्पीसीज को उनकी कितने क्लासेस में, 8 क्लासेस में, ठीक है। और किस बेस में बांटा था, 5 मेजर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, 5 मेजर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे इन्होंने 500 जीवों को बांटा। अब वो कैरेक्टर्स क्या थे, 5। पहला मेटाबॉलिज्म, मतलब जीवों के अंदर उपापचय किस प्रकार का है। दूसरा टेम्परेचर, उनके शरीर का तापमान कैसा है, ठंडा है, गर्म है, ठंडे खून वाले हैं, गर्म खून वाले हैं। तीसरा रेगुलेशन, उनके अंदर किस प्रकार से नियमन होता है, ठीक है। फिर चौथा क्या था इनका कॉन्सेप्ट, चौथा इन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस। चौथा इन्होंने किया क्या, इनहेरिटेंस के बारे में, कि उनके अंदर लक्षणों की वंशागति होती है या फिर नहीं होती है। और पांचवा इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि इनके अंदर जानकारियां जो है किस प्रकार से स्थानांतरित होती हैं या फिर बदली जाती हैं या फिर किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं, ठीक है। इन 5 मेजर कैरेक्टर के अनुसार इन्होंने जीवों को 8 क्लासेस में बांटा, इसीलिए इनको जूलॉजी का फादर माना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं बॉटनी के बारे में। आइए अब बात करते हैं बॉटनी या फिर फाइटोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बॉटनी या फाइटोलॉजी या फिर वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सिर्फ पौधों के बारे में या फिर पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बायोलॉजी और फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मतलब कि बायोलॉजी या फाइटोलॉजी पौधों से, प्लांट से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को कहते हैं। इसकी थोड़ी अच्छी परिभाषा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज एंड इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के संरचना, उनके गुण और उनके वर्गीकरण के साथ साथ उनके अंदर होने वाली बीमारियां और उनके वातावरण से तालमेल के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, बॉटनी। अब बॉटनी के फादर कौन थे? बॉटनी के फादर आप सभी को पता है, थियोफ्रास्टस माने जाते हैं। 371 से लेके 287 बीसी तक, ठीक है। थियोफ्रास्टस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसको इन्होंने 10 वॉल्यूम में लिखा था। इस बुक के इन्होंने 10 वॉल्यूम में इसको लिखा था। इस बुक के 10 संस्करण इन्होंने दिए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स को
क्लासिफाई किया था। किस आधार पे? वो प्लांट्स किस जगह पाए जा रहे हैं, किस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं या फिर वाइल्ड प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर वुड किस प्रकार का है, ठीक है, और इसी सब, और किस किस जगह पे वो प्लांट्स पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे किस प्रकार से वो प्लांट्स पाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो हो गई इनकी क्लासिफिकेशन की बात। इन्होंने क्या किया, अब ये थे कौन? ये अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु क्या था? प्लेटो का शिष्य था। मतलब सबसे पहला जो विद्यालय बना था, तो अरस्तु के जो शिष्य, जो गुरु थे प्लेटो, इन्होंने 387 BC में एक विद्यालय खोला जिसका नाम था द प्लेटोनिक एकेडमी। द प्लेटोनिक एकेडमी। में एथेंस में ग्रीक में इन्होंने एक विद्यालय खोला। ठीक है, जिसको सुल्ला नामक एक डिक्टेटर था, उसने 87 में गिरा दिया था। ठीक है, तो ये जो प्लेटोनिक एकेडमी थी, जो प्लेटो द्वारा खोली गई थी, इसमें अरस्तु ने 20 साल तक अध्ययन किया। इस एकेडमी में अरस्तु ने 20 साल तक पढ़ाई की और ये प्लेटो के काफी करीबी थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 20 साल के बाद भी जब प्लेटो की मृत्यु हो गई, तो अरस्तु के बजाय प्लेटो के भतीजे को क्या किया गया, इस एकेडमी का हेड बना दिया गया। इस बात से नाराज होकर अरस्तु ने वह विद्यालय छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपना खुद का विद्यालय खोला, द पेरिपेटेटिक स्कूल के नाम से। पेरिपेटेटिक स्कूल के नाम से उन्होंने खुद की एकेडमी खोली, और उसी एकेडमी में इनके शिष्य थे कौन? थियोफ्रेस्टस। इसी एकेडमी में अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, जो कि अरस्तु के मृत्यु के बाद 36 साल तक उस स्कूल के हेड थे। ठीक है, तो ये नियम यही चला था कि स्कूल तोड़ के स्कूल खोलने वाला नियम। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, थियोफ्रेस्टस के बारे में क्लियर हो गया, अरस्तु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बॉटनी क्लियर हो गया, जूलॉजी क्लियर हो गया। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तीसरी ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जैविकी की। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करे, वह सूक्ष्म जैविकी या फिर माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। इसकी एक परिभाषा और, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with all aspects of microorganisms that have size 0.1 mm or less, such as virus, bacteria, fungi, algae, ठीक है, etc. मतलब कि बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विभिन्न प्रकार के पहलुओं की बात करे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, जिनका आकार 0.1 mm से या फिर उससे भी कम हो, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, etc. तो इन ऑर्गेनिज्म की बात तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी को के फादर माने थे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को ही माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। 1632 से लेकर 1725 BC के बीच में ये इनका लाइफ स्पैन था। लेकिन कहीं कहीं लुईस पास्चर को भी माना जाता है। अधिकतर लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है कि लुईस पास्चर जो हैं, इनका बैक्टीरियोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है। कोहन नाम के साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, इन तीनों का बेसिक योगदान है बैक्टीरियोलॉजी में। शायद इसीलिए लुईस पास्चर को भी अधिकतर जगह पे माना जाता है। ठीक है,